हेलो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू मी और इंग्लिश पर, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही यूजफुल टॉपिक जिसका नाम है प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। इस वीडियो के अंदर हम जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली या जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में रिपीट होने वाली प्रोवर्ब्स हैं उनको उनके मीनिंग को समझेंगे और उनका सेंटेंस में यूसेज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोवर्ब्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दूं कि प्रोवर्ब्स और इडियम्स क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनका यूसेज क्या होता है, इनका ओरिजिन क्या है। ये सब हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। आप वहां जाके पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि जब हम वन बाय वन हम ये हमारी प्रोवर्ब्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे या इडियम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन सी जो है प्रोवर्ब है और कौन सी इडियम है, और ये इसका मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वेरी फर्स्ट हेडिंग और द वेरी फर्स्ट प्रोवर्ब, वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है वेरी रेयरली, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं ईद का चांद होना। कि कोई चीज जब बहुत रेयरली हैपन हो तो उसको कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। चलिए इसको अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। वी ओनली सी ईच अदर वंस इन अ ब्लू मून, हम एक दूसरे को बहुत ही रेयरली देखते हैं। आई गो टू द मूवीज वंस इन अ ब्लू मून बिकॉज आई एम यूजली बिजी, मैं मूवीज देखने बहुत ही कभी कभार बहुत ही रेयरली जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। वी शुड ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून टू स्टे हेल्दी, हमें इस हेल्दी रहने के लिए जो फास्ट फूड है वो बहुत ही कभी कभार, यानी कि मतलब कभी कभार एक आध बार ही खाना चाहिए। Because I live in a different city, I only get to visit my parents once in a blue moon. क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहती हूँ, इसलिए मैं अपने माता पिता से मिलने का मौका बहुत ही कम मिलता है, या उनसे बहुत ही कम मिल पाती हूँ। तो अगेन इट्स साउंड वेरी रेयरली। The that singer releases a new album once in a blue moon, so fans are always waiting. वह गायक कभी कभार ही अपना नया एल्बम रिलीज करता है, इसलिए जो उनके फैंस हैं वो उसके एल्बम का ईगरली वेट करते रहते हैं। तो अब आपने 5 डिफरेंट सेंटेंस में 5 डिफरेंट सिचुएशंस में देखा, हमने बना मतलब जो 5 एग्जांपल्स दिए आपने 5 डिफरेंट सिचुएशंस में देखा कि किस तरीके से आप वेरी रेयरली को वंस इन अ ब्लू मून की तरह ब्लू मून यूज करके अपने वेरी रेयरली वाली फीलिंग को या मिशन को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारी है बीटिंग अराउंड द बुश, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना या फिर प्रश्न का उत्तर देने से बचना। अवॉइड आंसरिंग अ क्वेश्चन, स्पीक इनडायरेक्टली, कि मतलब आप किसी प्रश्न का डायरेक्टली उत्तर नहीं देना चाहते हैं, आप इनडायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट। जैसे अपन कई बार हिंदी में कहते हैं इधर उधर की बातें बंद करो, पॉइंट पे आओ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड पॉइंट की बात करो। When I asked who took the files, he started beating around the bush and wouldn't give a straight answer. जब मैंने उससे पूछा कि फाइलें किसने ली तो उसने इधर उधर की बातें करने लगा और सीधा जवाब नहीं दिया। मतलब when you are inquiry or interrogating something and other person is not ready to give you the proper answer, तो फिर अगेन उसको बोलेंगे beating around the bush. I am quite busy, so please don't beat around the bush and just get to the point. मैं काफी व्यस्त हूँ या मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए कृपया कराकर घुमा फिरा कर बात ना करें और सीधा मुद्दे पर आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज बीटिंग अराउंड द बुश बिकॉज शी डिडंट वांट टू हर्ट हिम बाय सेइंग दैट शी वाजंट इंटरेस्टेड। वह बहुत ही घुमा फिरा कर बातें कर रही थी क्योंकि वह यह कहकर मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम जब भी किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, किसी चीज का डायरेक्टली जवाब नहीं देना चाहते हैं या किसी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, तो हम ये बीटिंग अराउंड द बुश जो हमारी इडियम या प्रोवर्ब है उसको यूज कर सकते हैं। The union leader continued to beat around the bush rather than answering the direct question. जो यूनियन लीडर है वो गोलमाल बातें करने लगा बजाय कि सीधे प्रश्न के उत्तर देने की तुलना में। अगेन जब आपको कहीं पे ऑफिशियल्स में भी अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है तो यू जस्ट कीप बीट अराउंड द बुश। तो जब भी हम क्वेश्चंस को अवॉइड करें या डायरेक्टली बोलने से बचते हैं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। चलिए नेक्स्ट हमारी है क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। ये सबसे बेस्ट है और हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत यूज करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। टू बी अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट कांट बी रिवर्स्ड, टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस इन अ पास्ट।
ऐसी किसी बात पर दुखी होना जिसे बदला नहीं जा सकता, या अतीत में किसी हुए नुकसान के बारे में शिकायत करना, क्योंकि जो पास्ट में हैपन हो चुका है वो आप उसको वैसे भी टर्न नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब उस पर दुख मनाने से या उस पर बैठकर पछताने की बजाय बेटर है कि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव करें, कंस्ट्रक्टिव करें और आगे उसके बारे में सोचें। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स। देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, लेट्स थिंक व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब मतलब क्योंकि जो चीज हो चुकी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। चलो अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। शी रिग्रेट्स नॉट स्टडिंग हार्डर, बट क्राइंग ओवर स्पिल मिल्क वोंट हेल्प हर ग्रेड नाउ। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने और अधिक मेहनत से पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब इस बात से पछताने से उसके ग्रेड में कोई सुधार नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगेन जब मुझे कहना है कि इस पर पछताने से कोई फायदा नहीं है, तो आई वुड से दैट कि देयर इज नो यूज टू क्राइंग ओवर द स्पिल मिल्क, कि जब पढ़ाई नहीं मतलब उतनी कड़ी मेहनत नहीं की तो पछताने का कोई फायदा नहीं। यानी समय रहते आप या फिर तो किसी काम के अंदर इंप्रूवमेंट कर लो, लेकिन वंस द टाइम पास्ड, एक बार जब समय चले जाए तो फिर इस पर रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होता। बेटर है कि हम आगे मूव ऑन किस तरीके से करते हैं, बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। वी मेड अ बैड इन्वेस्टमेंट बट इट इज नो गुड क्राइंग ओवर स्पिल मिल्क। हमने गलत निवेश किया लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। मतलब वंस व्हेन यू वर टेकिंग अ डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट, तब सोचना था, अगर तब नहीं सोचा और इन्वेस्टमेंट कर ही दिया और उसमें हमें लॉस हो गया या खराब निकल गया, तो अब उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है। अब हम ये सोच सकते हैं कि हम उसकी रिकवरी कैसे करें या हम ज्यादा बेटर प्रॉफिट का कोई दूसरा काम कैसे करें। It's no use crying over spilled milk. He is spent all money and there's nothing you can do about it. अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, उसने सारा पैसा खर्च कर दिया है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। When you are having the money in your hand and when you are spending, तब सोचना था, लेकिन when you have already spent all the money, तो अब ये आप किसी से वापस ले नहीं सकते। तो अब ये सोचने के बजाय कि आपने जो मनी खराब कर दी है या जो मनी वेस्ट कर दी है, उसके ऊपर रोने से, उसके ऊपर मतलब वो ये क्राइंग ओवर द स्पिल मिल्क करने से कोई फायदा नहीं है। बेटर भी हम ये सोचे कि हम आगे और मनी कैसे अर्न करें या सेविंग्स कैसे करें। Stop worrying about the lost tickets is just crying over spilled milk. खोई हुई टिकट के बारे में चिंता करना बंद करें, क्योंकि पछताने से कोई फायदा नहीं है। भाई अगर आप पछताएंगे तो आपको टिकट मिल थोड़ा ना जाएंगे। तो अगेन जो लॉस्ट आपको पास में हो चुका है या जो घटना पास में घटित हो चुकी है, उसके ऊपर पछताने को क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क कहते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब होता है कोई रहस्य बताना या कोई गुप्त जानकारी, किसी सीक्रेट को रिवील करना, रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, किसी बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देना। इसका पहला एग्जांपल देखिए। ट्रस्ट हर टू स्पिल द बीन्स, शी नेवर कुड कीप अ सीक्रेट। आपने कई बार बहुत ही सरकास्टिक इमोशन में ऐसे बोला होगा, या सरकास्टिक इमोशन के संग आपने किसी को बोला होगा कि ये बात इसको बता दो, ये पूरी दुनिया में फैला देगी। तो इसी सेंस में ये है कि ट्रस्ट हर टू स्पिल द बीन्स, इसको पक्का ट्रस्ट करो, इसको पक्का बताओ, और वो पक्के से ये इन्फॉर्मेशन सब जगह बता देगी, क्योंकि शी नेवर कुड कीप अ सीक्रेट, वो कभी भी कोई सीक्रेट अपने पेट में रख ही नहीं सकती। शी एक्सीडेंटली स्पिल द बिन about her sister's new house before it was officially announced. उसने गलती से अपनी बहन के नए घर के बारे में एक बता दिया, क्योंकि अभी तक उसकी बहन ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी। मतलब होता है ना जैसे प्रॉपर आप हाउस वार्मिंग प्रोग्राम करके सबको बता दो, बिना उस प्रोग्राम के इन्फॉर्मेशन के उसने एक्सीडेंटली से स्पिल द उसने वो इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया। I cannot believe you spilled the beans about our party tomorrow. Now I'll have to invite Stacy. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने कल की हमारी पार्टी के बारे में सबको बता दिया। अब मुझे स्टेसी को भी आमंत्रित करना होगा। Like suppose I don't want to invite someone, yeah, I want to keep my party secret, and my friend ना spill the beans to everyone, वो सबको बता देगी हमने कल पार्टी करी, हमने पार्टी करी। अब it is very awkward situation that I have to invite so many people which I actually don't want or which I am not able to want, जिनको मैं नहीं बुला सकती या नहीं बुलाना चाहती, ऐसी सिचुएशन में भी मुझे सबको बुलाना पड़ेगा। तो बेसिकली अगेन माय फ्रेंड इज रिवील द सीक्रेट। ही स्पिल द बीन्स अबाउट कमिंग होम फॉर द हॉलीडेज। उसने छुट्टियों में घर आने के बारे में सबको बता दिया। ये कोई वैसे तो बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, बट लेकिन कई बार हम लोग सरप्राइज भी देना चाहते हैं किसी को, तो सरप्राइज भी एक प्रकार से सीक्रेट ही होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी अगर कोई रिवील कर दे। We will all be
देयर एट 6 फॉर द सरप्राइज पार्टी, नाउ डोंट स्पिल द बीन्स। हम सब वहां पर शाम 6 बजे सरप्राइज पार्टी के लिए पहुंच जाएंगे। अब किसी को मत बताना। अब अगर आप किसी को सरप्राइज देना चाहते हैं, अगर आप पहले से ही बता देंगे तो फिर वो सरप्राइज कहाँ रहेगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज किसी को रिवील नहीं करनी चाहिए, उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को स्पिल द बिन नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये हमारी स्पिल द बिन, सीक्रेट रिवील करना या कोई बहुत ही सीक्रेट सबको बता देना। ये हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट यूसेस देखे। अब करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है पीस ऑफ केक। वैसे तो देखो ये इंग्लिश के अंदर है पीस ऑफ केक, तो मतलब एक केक का पीस होना नहीं, लेकिन इसको अगर आप वैसे इसका मीनिंग देंगे वेरी इजी टू डू और टू अंडरस्टैंड। कोई काम हमारे बहुत अप्रोच में होना, इजीली कर देना, कर पाना कोई भी काम, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीस ऑफ केक। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, कुकिंग डिनर फॉर टू इज अ पीस ऑफ केक कंपेयर टू होस्टिंग लार्ज पार्टी। दो लोगों के लिए खाना बनाना किसी बड़ी पार्टी को अरेंज करना या होस्ट करने से तुलना में ज्यादा आसान है। तो इट मीन्स आई एम सेइंग दैट कि कुकिंग अ डिनर फॉर टू पीपल इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मतलब ये खाना बनाना तो मेरे लिए बहुत ही बाएं हाथ का काम है, बजाय ही कोई पार्टी होस्ट करने के। विद द यूज ऑफ AI एडिटिंग द फोटोज इज अ पीस ऑफ केक। अब पहले के जमाने में किसी फोटो को एडिट करने में कितने दिन जाते थे, लेकिन जब से AI है तो फोटोज को एडिट करना एकदम मिनटों का काम हो गया। तो बहुत इजी हो गया है, बहुत इजीली हम कर पाते हैं, या हम फीचर्स बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो वो काम फटाफट से हो जाता है। तो ये पीस ऑफ केक हो गया। डोंट वरी अबाउट फिक्सिंग द स्पीकर्स, इट इज पीस ऑफ केक फॉर मी। स्पीकर ठीक करने की चिंता मत करो, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। अगेन कि कोई चीज खराब है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द स्पीकर, इट कैन बी अबाउट द मिक्सी, एनी इलेक्ट्रिक बटन, मशीन, एनीथिंग। एंड इफ समबडी नोज हाउ टू फिक्स इट, तो वो क्या बोलेगा, अरे इसकी चिंता मत करो, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 10 years, मैनेजिंग द स्टोर इज अ पीस ऑफ केक। वहाँ 10 साल काम करने के बाद स्टोर का प्रबंधन करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है। वो ये ना कि हम किसी फील्ड में अगर लगातार काम करते हैं तो उस काम को हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उसके सारे अप्स एंड डाउन्स, उसके सारे लूप होल्स, उसके सारे जो ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं हमें पता चल जाते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे लिए पीस ऑफ केक हो जाता है, वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है, बजाय किसी नए काम को जीरो से स्टार्ट करने के। पासिंग द ड्राइविंग टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक। ड्राइविंग टेस्ट पास करना मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि अगर किसी कोई व्यक्ति जो रेगुलर ड्राइविंग करता है या बहुत पहले से ड्राइविंग करता आ रहा है, तो ड्राइविंग टेस्ट करना फिर उसके लिए बहुत ही आसान है। और एक कोई व्यक्ति जो पहली बार ड्राइविंग सीखता है वो टेस्ट करवाने जाएगा तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो किसी भी चीज में अगर आप एक्सेल हैं या कोई भी काम आप बहुत इजीली कर पाते हैं, किसी भी चीज को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं पीस ऑफ केक। द नेक्स्ट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखो ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, डिस्गाइज यानी कोई चीज छुपी भी होना। यानी कि कोई ब्लेसिंग है जो हमें स्टार्टिंग में नहीं लग रहा कि हमारे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, जो भी हुआ। जैसे आप हिंदी में भी बोलते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो मतलब जो भी हुआ अभी तक वो अच्छा हुआ। हमें स्टार्टिंग में लगता है कि अरे ये क्या हो गया, गलत हो गया, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे आते हैं तो हमें लगता है कि अरे वाह, ये तो हमारे संग बहुत ही अच्छा हुआ। देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, Ashmita losing her job was blessing in disguise. It gave her a chance to complete her studies. अश्मिता की नौकरी जाना एक तरह से उसके लिए वरदान साबित हुआ। अब देखिए स्टार्टिंग में अगर किसी की जॉब जाएगी तो वो कोई अच्छा साइन थोड़ी ना है, ऐसे लगेगा कि अरे यार इसके संग बुरा हो गया। लेकिन अब क्योंकि उसकी नौकरी चली गई तो शी हैज अ चांस, उसको वो चांस मिला कि उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, तो अभी उसके लिए ब्लेसिंग होगी नौकरी जाना। Her knee injury was a blessing in disguise, giving her time to rest and focus on her art. उसके घुटने की चोट एक प्रकार से उसके लिए ब्लेसिंग साबित हुई, क्योंकि इससे उसको आराम करने और अपने आर्ट पर ध्यान देने का समय मिला। अगर जितना हमारा हेक्टिक शेड्यूल होता है, ऐसे कोई भी इंसान घर पे बैठ के अपने टैलेंट पे या अपने इंटरेस्ट एरिया पे या अपने क्या बोलते हैं हॉबी पे ध्यान नहीं दे पाता, ना रेस्ट कर पाता है। अब उसके लग गई तो वैसे तो लगना इज नॉट अ गुड, बट लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए, दैट शी गॉट अ टाइम फॉर अ रेस्ट एंड शी गॉट अ टाइम टू फोकस ऑन हर आर्ट। तो वो उसके लिए एक प्रकार से ब्लेसिंग हो गई, जो कि एक डिस्गाइज यानी नी इंजरी के रूप में आई। The rainy weather which ruined our picnic was a blessing in disguise as it turned into a cozy day at home. बारिश का मौसम जिसने हमारी पिकनिक खराब कर दी, एक तरह से वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे घर के एक आरामदायक दिन बिताने का मौका मिला।
अब इनिशियली अगर आपने प्लान किया पिकनिक पे जाने के लिए और रेनी वेदर और बारिश स्टार्ट हो जाए तो एक बार तो लगता है अरे यार सब कुछ खराब हो गया, लेकिन फिर जब कॉन्सिक्वेंसेज देखा कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, आप बाहर जाते परेशान होते, तो इससे तो आपने घर पे एक आरामदायक दिन बिताया, कोजी डे एट होम बिताया आपने, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्या पता आप बाहर जाते बहुत गर्मी होती, आप परेशान होते, तो इनिशियली उसका जब तक रिजल्ट नहीं आया था वो हमें बुरा लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमें लगा कि ये तो आशीर्वाद था जो एक छुपे हुए रूप में आया। Missing the train was a blessing in disguise. I later heard it was delayed for hours. उसकी ट्रेन छूटना उसके लिए ब्लेसिंग साबित हुआ, क्योंकि बाद में उसे पता चला ट्रेन कई घंटों तक लेट थी। जब उसे स्टार्टिंग में ट्रेन का छूटना एक प्रकार से उसके लिए इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि अगर वो उस ट्रेन में बैठ जाता और फिर बाद में पता चलता अगले स्टेशन पे वो बहुत देर तक लेट है, तो वो उस ट्रेन में परेशान होता। तो स्टार्टिंग में तो लग रहा था अरे ट्रेन छूट गई, बुरा हुआ, ये हुआ, और जब बाद में पता चला कि वो ट्रेन बहुत घंटों डिले चल रही थी, तो वो उसके लिए ब्लेसिंग हो गई। Losing that job was a blessing in disguise because it forced me to start my own successful business. वह नौकरी खोना मेरे लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ क्योंकि इसने मुझे अपना खुद का व्यवसाय, सफल व्यवसाय शुरू करने में मदद करी या मजबूर किया। अगेन किसी की जॉब जाना इज नॉट अ गुड थिंग, बट लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, दैट कि आई हैव स्टार्टेड या ही हैज स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। तो जब उसने अपना ओन बिजनेस स्टार्ट किया तो ये एक नौकरी करने से या जॉब के करने से ज़्यादा बेटर ऑप्शन हुआ या बेटर अपॉर्चुनिटी हुई। तो ये नौकरी मिल जाना और अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करना ये उसके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तो कोई भी चीज़ आपको, कोई भी बेनिफिट, कोई भी आपको आशीर्वाद या कोई भी अच्छा आपका कॉन्सिक्वेंस हो जो आपको बाद में पता चले, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के बाद हमारी नेक्स्ट फ्रेज प्रोवर्ब या इडियम है गोल्डन हैंडशेक, जिसका मतलब होता है अ लार्ज सीवरेंस पैकेज और अ लार्ज सम ऑफ मनी गिवन टू एन एम्प्लॉय व्हेन दे लीव देयर जॉब और गिवन टू परसुएड देम टू लीव देयर जॉब। नौकरी छोड़ने पर किसी कर्मचारी को दिया जाने वाला या उसे छोड़ने के लिए राजी करने के लिए दिए जाने वाला एक बड़ी राशि या बड़ा पैकेज ये म्यूचुअली होता है, जिसके अंदर गोल्डन हैंडशेक का मतलब ये होता है कि म्यूचुअली जब दो लोगों के बीच के अंदर एक अच्छे अमाउंट पे या किसी बहुत बड़े बेनिफिट पे अग्रीमेंट हो जाए या दोनों उसके लिए राजी हो जाए। ही वॉकड अवे विथ अ 25 मिलियन गोल्डन हैंडशेक। वे $25 मिलियन का एक सुनहरा हैंडशेक लेकर चले गए। He is to leave with a golden handshake understood to total at least 1 year's salary. उन्हें एक सुनहरा उपहार दिया गया जिसकी कुल राशि कम से कम 1 वर्ष के वेतन के बराबर होगी। अगेन इट मीन्स इफ आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग माई सर्विस टू समवन, तो ही इज जस्ट गिविंग मी अ गुड और द हैंडसम अमाउंट। मतलब आप किसी चीज के लिए कोई काम छोड़ रहे हो या कोई चीज कर रहे हो, तो म्यूचुअली जब दो लोग किसी बेनिफिट पे अग्री करते हैं तो उसे गोल्डन हैंडशेक कहते हैं। द कंपनी ऑफर्ड अ गोल्डन हैंडशेक टू द डिपार्टिंग एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग द मर्जर। विलय के दौरान कंपनी ने पद छोड़ने वाले कर्मचारी को गोल्डन हैंडशेक की पेशकश की। अब आप इस सेंटेंस से देखेंगे कि कोई इंप्लॉई है वो छोड़कर जा रहा है, अब आप उसे गोल्डन हैंडशेक करना चाह रहे हो, यानी आप उसे बहुत अच्छी पैकेज दे रहे हो फिर ताकि वो रीज्वाइन कर ले। तो दिस इज कॉल्ड कि म्यूचुअली दोनों को बेनिफिट हो रहा है, उनको वो एग्जीक्यूटिव मिल रहा है, वो मेंबर मिल रहा है जिसको चाहते हैं और उसको अच्छा अमाउंट मिल रहा है। The employee were angry when they learned that the executives received golden handshake while they were laid off. कर्मचारी को यह सुनकर गुस्सा आया कि अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया गया था जबकि उन्हें गोल्डन हैंडशेक दिया गया था। मतलब द एम्प्लॉइज वर थिंकिंग कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें एक अच्छा अमाउंट देकर निकाला गया था, इसलिए वो चले गए थे। टू encourage early retirement, the firm provided a golden handshake to all eligible staff. समय से पहले सेवानिवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने सभी कर्मचारियों को एक गोल्डन हैंडशेक की पेशकश की। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे रिटायरमेंट की एक एज होती है 60 या 62 समथिंग, लेकिन अगर आज का जो ट्रेंड या कई कंपनीज में ट्रेंड होता है कि 45 के बाद या 50 के बाद वो अपने कर्मचारियों को या अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको अर्ली रिटायरमेंट की फैसिलिटी देते हैं ताकि वो नए यूथ को हायर कर सके। तो उसके लिए फिर वो एक गोल्डन हैंडशेक यानी कि वो अगेन अच्छा म्यूचुअल बेनिफिट ऑफर करते हैं ताकि वो जो एम्प्लॉय है वो अपनी सर्विस पहले विड्रॉ कर ले। तो दिस इज कॉल्ड अ गोल्डन हैंडशेक। अब हमारी नेक्स्ट इडियम और प्रोवर्ब है द बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड, जिसे आप यह भी कह सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू होना या फिर दोनों सिचुएशन का फायदा उठाना। सिचुएशन वेयर वन कैन एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि आप जब एक साथ दो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके तो उसे इंग्लिश में कहते हैं द बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड्स। अब इसके आप एग्जाम्पल्स देखिए।
She work in the city but lives in the country getting best of the both worlds। वह शहर में काम करती है लेकिन रहती ग्रामीण में है, यानी कंट्री साइड में है। कंट्री साइड यानी कि इसे आप कह सकते हैं गांव में, ठीक है। तो उसे एक तरफ गांव का शुद्ध परिवेश भी मिल रहा है, शुद्ध हवा भी मिल रही है, और सिटी में काम करके अच्छा एक्सपेंडिचर भी मिल रहा है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसे सिटी लाइफ के भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और उसे विलेज लाइफ के भी बेनिफिट मिल रहे हैं। तो दो डिफरेंट सिचुएशंस है जिसका वो पूरा फायदा उठा रही है, तो इसे कहेंगे कि बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट है the new laptop is lightweight yet powerful, providing the best of to both worlds for travelers। जो नया लैपटॉप है ये हल्का होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी है। तो ये जो हमारे ट्रैवलर्स है इनको दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिल रहा है, यानी कि लाइट वेट है तो आप हर कहीं कैरी भी कर सकते हो, पावरफुल है तो आप उसको बहुत मल्टी यूज भी कर सकते हो। दिस हाइब्रिड कैन ऑफर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी विथ गैसोलाइन पावर। ये हाइब्रिड कार इलेक्ट्रॉनिक क्षमता और गैसोलीन शक्ति के कॉम्बिनेशन से दोनों दुनियाओं का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि गैसोलीन पावर पे चलती है और इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी दोनों है, तो यानी कि ये दोनों तरह की आपको बेस्ट, मतलब दोनों डिफरेंट तरह की क्वालिटीज हो गई है, दोनों पावर डिफरेंट, दोनों एफिशिएंसी डिफरेंट है, जिसका वो कॉम्बो है तो वो बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड्स में आएगी। Working from home gives me the best of both worlds, no commute and high productivity। घर पर काम करने से मुझे दोनों तरह के फायदे मिलते हैं, आने जाने की झंझट भी नहीं, और बेस्ट प्रोडक्टिविटी मतलब हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी। तो अगेन दो तरह के बेनिफिट्स हो रहे हैं, कम्यूट वाली भी और हाई प्रोडक्टिविटी। तो अगेन दिस इज कॉल्ड द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। यूजिंग अ मिक्स ऑफ डिजिटल एंड पेपर प्लानर गिव्स मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। डिजिटल और पेपर प्लानर के मिश्रण से मुझे दोनों दुनियाओं का, यानी कि पेपर वर्ल्ड का भी और डिजिटल वर्ल्ड का भी, दोनों का भी बहुत दोनों का बेस्ट बेनिफिट मिल रहा है। अगेन आप हर सेंटेंस में देखेंगे कि हमने बताने की कोशिश करी है कि दो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, दो डिफरेंट डिफरेंट अवसर है, जिसका हमें पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। तो इस ऐसी सिचुएशन में को कहा जाता है द बेस्ट ऑफ दी बोथ वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट है आइसिंग ऑन द केक, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट, समथिंग विच मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। पहले हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, फिर उसके अंदर कुछ और अच्छा हो जाए, जैसे हिंदी में हम कहते हैं सोने पे सुहागा होना, तो उसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर आइसिंग ऑन द केक। इसके एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज डिलाइटेड टू गेट द आर्टिकल पब्लिश एंड द पेमेंट वॉज द आइसिंग ऑन द केक। अपना आर्टिकल किसी प्रकाशित होने से वह ऑलरेडी बहुत खुश था, और ऊपर से उसको भुगतान भी अच्छा मिल गया, यानी कि उसे पेमेंट भी अच्छी मिल गई, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात थी। द होटल रूम वॉज परफेक्ट बट द कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट वॉज द आइसिंग ऑन द केक। होटल का जो रूम था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, परफेक्ट था, लेकिन उसके ऊपर जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला वो और भी ज्यादा अच्छा था, तो दिस एक्स्ट्रा जो मिली है चीजें एडिंग हुई है वो आइसिंग ऑन द केक हो गया। अगेन सोने पे सुहागा। I was content with a stale job, but having my best friend as my boss was just the icing on the cake। मुझे एक स्थिर नौकरी मिलने से, मतलब एक परफेक्ट जॉब मिलने से, एक परमानेंट जॉब मिलने से आई वॉज ऑलरेडी सो हैप्पी एंड कंटेंट, संतुष्ट थी। लेकिन जब ये पता चला कि मेरा जो बॉस है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये सोने पे सुहागा था, आइसिंग ऑन द केक। आई वॉज हैप्पी to get the promotion but the increase in salary was really the icing on cake। प्रमोशन मिलने से ऑलरेडी आई एम सो हैप्पी, और फिर जब पता चला कि सैलरी भी इंक्रीज हो गई है, तो ये सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक हो गया। द सनी वेदर मेड आवर वेकेशन एंजॉयबल बट फाइंडिंग अ ग्रेट रेस्टोरेंट वाज द आइसिंग ऑन द केक। एक धूप भरे मौसम के अंदर हमारी छुट्टियों के लिए हम मतलब ये जो धूप भरी सनी वेदर था, इस मौसम ने हमारी छुट्टियों को और भी इंजॉयबल बना दिया था। लेकिन जब इसमें हमें अच्छा रेस्टोरेंट भी मिल गया, तो ये अगेन सोने पे सुहागा हो गया, वेकेशन प्लस अच्छा रेस्टोरेंट, तो दिस इज सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जंप द बैंडवैगन, जिसका मतलब होता है टू फॉलो अ ट्रेंड मतलब किसी चलन का या भीड़ का अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मेनी पीपल आर ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, सो आई माइट ऑल्सो जम्प ऑन द बैंडवैगन। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मैंने भी सोचा मेरे को भी इस मुहिम में शामिल हो जाना चाहिए, मुझे भी जो है स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फॉलो द ट्रेंड। My friend are all buying iPhone,
बट आई रिफ्यूज टू जंप ऑन द बैंडवैगन। मेरे सभी दोस्त आईफोन खरीद रहे थे, लेकिन मैंने उनका देखा देखी करके ट्रेंड को फॉलो करने से मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं खरीदना है। Everyone started investing in stock market, so he jumped on the bandwagon too. हर कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करने लगे, तो वह भी इस भीड़ में, इस होड़ में शामिल हो गए, उस ट्रेंड को फॉलो करने लगे कि शायद उसमें अच्छा बेनिफिट है तो मुझे भी करना चाहिए। The whole town jumped on the bandwagon to support the team once they reached the finals. फाइनल में पहुंचते पूरा शहर जो था उस टीम का समर्थन करने लगा, यानी कि पूरा जो शहर है वो एक ही ट्रेंड को फॉलो करने लगा और उस एक टीम को सपोर्ट करने की मुहिम में लग गया। तो अगेन दिस इज कॉल्ड द भीड़ को फॉलो करना या द एक ट्रेंड को फॉलो करना। आफ्टर द सक्सेस ऑफ अ न्यू डाइट ट्रेंड, मैनी पीपल बिगेन टू जंप ऑन द बैंडवैगन टू ट्राई इट। नए डाइट ट्रेंड की सफलता आने के बाद कि भाई उस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद कि भाई लोगों के वेट में अंतर आ रहा है, तो जो बहुत सारे लोग थे वो उस भीड़ में शामिल हो गए और उसको आजमाने लगे। तो जब भी कहीं ऐसी चीज आएगी, कोई चीज ट्रेंड में चल रही हो, आप उसको फॉलो करने लगे, तो दैट इज कॉल्ड जंप द बैंडवैगन। और अगर आप मना कर दे तो फिर उसके आगे आपको डोंट लगाना पड़ेगा या रिफ्यूज लगाना पड़ेगा। मेरे को मत बोलना। चलिए लास्ट जो हमारी ईडीएम में प्रोवर्ब वो है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका मीनिंग होता है डोंट गो ऑन समवन्स अपीयरेंस, कि आप किसी की बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, उसके बाहरी दिखावे पर मत जाओ। इनर या हिडन क्वालिटीज कुछ और हो सकती है। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। ही सीम्स शाय एंड काम बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। वह शर्मीला और शांत लगता है, लेकिन आप उसकी कवर से मत जज कर, आप उसको कवर से जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये कि मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब है व्यक्ति अंदर से बहुत ही नॉटी हो, बहुत ही शैतान हो या बहुत अग्रेसिव हो, बट काम और शाय तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा ही मे लुक शाय बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ही इज वेरी पावरफुल स्पीकर। वह बहुत ही शर्मीले दिख सकते हैं, लेकिन आप उनके कवर पेज पे मत जाइए, आप उनके दिखावे में मत जाइए। वह एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना, पावर स्पीकर है। मतलब वो जो ऐसा हमें लगता है कि भाई जो शाय है व्यक्ति वो कम बोलता होगा, लेकिन अगेन आप उसकी पर्सनालिटी पे मत जाइए, ही इज अ वेरी पावरफुल स्पीकर। नेक्स्ट है हमारी शी डजंट लुक लाइक एन एथलीट बट यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, शी रन्स मैराथन। वो एक एथलीट जैसी नहीं दिखती, लेकिन अगेन आप उसके कवर पे मत जाइए, आप उसको बाहरी तौर पे मत आंकिए। शी रन्स मैराथन, वो बहुत मैराथन दौड़ती है, यानी कि जब वो मीलों तक दौड़ सकती है, इट मींस शी इज अ गुड एथलीट। That rundown restaurant has amazing food. I guess you really can't judge a book by its cover. उस पुराने रेस्टोरेंट में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको उसके कवर यानी कि उसकी बाहरी अपीयरेंस जो जिस तरीके से वो है, जिस तरीके से दिखता है बाहर से, उस पर आप जा सकते हैं, क्योंकि जब आप अंदर जाके फूड टेस्ट करेंगे तो फूड बहुत ही टेस्टी है। The applicant had a simple resume, but never judge a book by its cover. She was the most talented person we interviewed. वो जो एप्लीकेंट है उसका रिज्यूमे बहुत ही सिंपल था। अब अगेन सिंपल रिज्यूमे मीन्स हम सोचते हैं कि उसने ज्यादा क्वालिटीज नहीं होगी, बहुत ज्यादा नहीं किया होगा, लेकिन डोंट जज अ बाय बुक इट्स कवर, उसको उसके बाहरी तौर पे उसके रिज्यूमे से मत आंकिए, बिकॉज शी वॉज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन वी इंटरव्यूड। हमने जितने भी पर्सन इंटरव्यू किए उनमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड वही लड़की थी। तो इसका ओवरऑल मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी चीज के बाहरी अपीयरेंस पे, बाहरी तौर पे वो जिस तरीके से दिख रहा है उस पे, उसके दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, या उसके दिखावे पे नहीं जा सकते, क्योंकि उसका हिडन या उसका जो टैलेंट है वो बहुत कुछ और हो सकता है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट गो ऑन समवन्स अपीयरेंस, को इंग्लिश में कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस ऑन योर ओन चैनल यू मी और इंग्लिश। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा और आपको किन टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन दिया, हमें प्लीज़ सजेशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप लाइकिंग योर ओन चैनल यू मी और इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस फ्रेंड्स।